ठीक है। वैसे बेसिकली तो हम इसको ये बोलते हैं कि ऑर्डर्ड फील्ड मतलब जो बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में बोले तो एक एलिमेंट है, फिर हम इसको ऐसे लगा दें कि दूसरा एलिमेंट उससे बड़ा होगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। इज दैट क्लियर? ऑर्डर्ड फील्ड का ये भी मीनिंग होता है। नहीं समझ आया? ऑर्डर्ड फील्ड का मतलब एक एलिमेंट रियल सेट ऑफ आर इज ए ऑर्डर्ड फील्ड। तो एक नंबर है, उससे नेक्स्ट नंबर लूंगा तो मैं ऑफकोर्स उससे बड़ा ही होगा ना, वो उससे बड़ा हो, उससे बड़ा होगा, उससे बड़ा, एक ऑर्डर्ड होता है ना। हम लिखते हैं कि दिस इज ए रियल लाइन, यहां से यहां जाती है ना, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाती है, तो हम बोल देंगे एक नंबर लिखा मैंने यहाँ पे x1, ठीक है। दूसरा जो नंबर आएगा x1 वो x2 वो बड़ा होगा ना x1 से, तो क्या हम उसके एलिमेंट्स को ऑर्डर्ड में लिख सकते हैं? क्या सिंपल लिख सकते हैं। हमने अभी क्या प्रूव किया है? C इज नॉट ए ऑर्डर्ड फील्ड, तो इसका मतलब हम इसके एलिमेंट्स को कंपेयर नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं लिख सकते कि 3 + 2 आयोटा इज लेस देन 2 + 3 आयोटा, नहीं, हम एलिमेंट्स को कंपेयर नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? तो बिकॉज सी इज नॉट ए ऑर्डर्ड फील्ड, देन हम ऐसा नहीं बोल सकते कि a + आयोटा b इज ग्रेटर देन c + आयोटा d, नहीं, हम कंपेयर ही नहीं कर सकते, और ना ही यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, इक्वल है तो फिर दो एलिमेंट, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे? जब उनका रियल पार्ट है वो भी सेम हो, इमेजिनरी पार्ट है वो भी सेम हो, तो इक्वल हम बोल सकते हैं कि 3 + 2 आइटा का इक्वल नंबर क्या होगा? 3 + 2 आइटा ही होगा, और दूसरा नंबर को इक्वल उसके थोड़े ही होगा। इज दैट क्लियर? इक्वल में तो कर सकते हैं, लेकिन अगर कंपेयर करना हो, मैं बोल दूं तुम्हें एक 10 आयोटा है और एक 10 है, इसके अंदर बड़ा नंबर कौन सा है? एक तो 10 है और एक 10 आयोटा है, कौन सा बड़ा नंबर है? हालांकि ज्योमेट्री जब हम पढ़ते हैं तो इनको लोकेट तो कर सकते हैं हम कि 10 आइटा यहाँ पे होगा, -10 आइटा यहाँ पे होगा, लेकिन कंपेयर तो अभी भी नहीं कर सकते, ठीक है। जिसमें इमेजरी पार्ट आ जाता है, इसका मतलब वो कॉम्प्लेक्स सेट बन जाएगा, और फिर जो a + b आइटा या इस टाइप के एलिमेंट है उनको हम कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। तो कहीं भी तुमने ऐसा नहीं लिखा देखा होगा कि z > 1, कहीं लिखा दिखा है z > 1? कहीं देखा लिखा? कॉम्प्लेक्सेस पढ़ा होगा आज तक BSc में, ऐसा नहीं होगा। हाँ, कभी भी आप पढ़ते हैं, हम जितने भी चैप्टर्स पढ़ेंगे तो उसमें मोड पे कंडीशन गिवन होती है, हम, और मोड पे कंडीशन क्यों गिवन होती है वो मैं मॉडुलस में बताऊंगा आपको, क्योंकि जब मोड निकालते हैं हम तो देन मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए रियल नंबर √of x² + y², और वो x y क्या होते हैं? रियल, तो √x² + y² इज ए रियल नंबर, और रियल नंबर को हम कंपेयर कर सकते हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल दैट कि मोड z है, मोड z इज ग्रेटर देन a, मोड z इज लेस देन 1, तो अब उनको तो कंपेयर कर सकते हैं, यानी मॉडुलस के तो कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कई बार इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि 10 और 10 आइटा में, बच्चा सोचेगा आइटा इसके साथ कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई में है, इसका मतलब 10 आइटा इज ग्रेटर देन 10, ऐसा कुछ नहीं होता, हम इनको कंपेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बट ज्योमेट्रिकली हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि 10 आइटा कहाँ पे होगा और 10 कहाँ पे होगा। 10 हमारे पास x एक्सिस पे, जिसको हम पॉजिटिव सॉरी रियल एक्सिस बोलते हैं, 10 आइटा हमारे पास इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करेगा, ठीक है। इट इज ए प्योर रियल नंबर, ये तुम्हारे पास है प्योरली इमेजिनरी नंबर इन विच रियल पार्ट इज 0, ठीक है। तो क्या रिजल्ट निकला यहाँ से कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं उनको कभी भी हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। मैं लिख दूं यहाँ पे 2 + 3 आइटा, और यहाँ पे लिख दिया 3 + 2 आइटा, और मैं पूछूं इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है? 2 + 3 आइटा और 3 + 2 आइटा। जैसे कि मैंने अभी लेक्चर स्टार्ट होते बताया था कि r² पे जो काम करते हैं वही काम किस पे चलता है? c पे। तो हम कभी बोलते हैं कि ये टप्पल बड़ा है और ये टप्पल छोटा है? कहीं बोलते हैं? कहीं बोला है लीनियर में कि दिस टप्पल इज ग्रेटर देन दिस टप्पल? नहीं बोलते हैं ना कभी भी, लेकिन उन टप्पल को हम लोकेट तो कर सकते हैं कि ये यहाँ पे होगा और ये यहाँ पे होगा। सिमिलरली देखो, मैंने बोला c² जो r² पे काम चलेगा वो c पे चलेगा, मैं टप्पल को लोकेट कर सकता हूँ, दैट्स वाई मैं एलिमेंट्स को लोकेट कर सकता हूँ यहाँ पे। इज दैट क्लियर? तो इसमें कोई रियल लाइन नहीं होगी, बिकॉज हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं एक लाइन पे नहीं दिखा सकता, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? प्लेन होगा। हर एक एलिमेंट को हम प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज कॉम्प्लेक्स प्लेन। r² प्लेन को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो कोई यहाँ पे ये लिख दे तो ये भी गलत है, और ये लिख दे ये भी गलत है, और ये भी गलत है, ग्रेटर देन नहीं है, ये भी गलत है, आप कंपेयर ही नहीं कर सकते, ठीक है।
तो ये इसका आंसर है। तो जब भी हम ऑर्डर्ड फील्ड लेके चलते हैं तो अभी हम डिफाइन कर लेते हैं कि जो P है तुम्हारे पास, उसमें अगर एलिमेंट लूंगा मैं तो किस टाइप के लूंगा। इज दैट क्लियर? नेगेटिव मैं ले नहीं सकता, नेगेटिव लेता हूं तो जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई नहीं होगी। तो दैट्स वाई जो रिलेशन हम P के लिए लेके चलते हैं, F लिख लिया, अगर F ऑर्डर्ड फील्ड है तो उसके लिए हमारे पास P भी एग्जिस्ट करेगा, तो हम उसको ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो रिलेशन हम एलिमेंट्स पे, F के एलिमेंट्स पे क्या डिफाइन करते हैं, अगर A किससे लेस है, B से, A किससे लेस है, B से, तो बड़ा कौन सा इनमें, B है ना, तो B माइनस A क्या होएगा, पॉजिटिव। इक्वल नहीं लिखा मैंने, इसमें इक्वल होता है तो वो क्या हो जाएगा, और 0 P के अंदर नहीं होता है। तो अगर A लेस देन B है, इसका मतलब B माइनस A इज, और वो किसके अंदर होगा, P के अंदर। हमने ऑलरेडी बोला है F इज ए फील्ड कोरस्पॉन्डिंग टू सबसेट P एंड दिस इंप्लाइज दैट B माइनस A बिलोंग्स टू P। ठीक है, ओके, या इसके जगह इफ भी लिख सकते हो। अच्छा, अपोजिट होता तो इसका ये होता A ग्रेटर देन B, ये कब होता निशु, A ग्रेटर देन B। अब की बार A B से बड़ा है, A माइनस, पॉजिटिव जो नंबर है ना वो P के अंदर बिलोंग करना चाहिए, अभी जैसे हमने पढ़े। ठीक है, नेगेटिव के लिए नेगेटिव तो होगा ही, अगर उसके अंदर पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिव का नेगेटिव करेंगे तो वो उसके अंदर होगा। नहीं समझ आया? ले सकते हैं नेगेटिव किसी स्पेसिफिक फील्ड के लिए, हालांकि है नहीं कुछ ऐसा, मतलब कोई फास्ट हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। थर्ड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही इनमें, तो नेगेटिव लोगे, नेगेटिव नेगेटिव इनटू क्या हो जाता है, पॉजिटिव। नेगेटिव ले सकते थे लेकिन वो आर नेगेटिव ले लिया मैंने, फोर्थ प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत थी, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो थर्ड प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है, दैट्स वाई नेगेटिव नहीं ले सकते हम इसमें। ठीक है, तो अगर A लेस देन B बोल रहा है तो इसका मतलब B माइनस A है वो P के अंदर है, और A ग्रेटर देन P के अंदर बोल रहा है तो मतलब A माइनस B वो पक्का किसके अंदर है, P के अंदर है। ठीक है, अच्छा इक्वल बोल दिया तो A है वो लेस देन इक्वल टू B बोल दिया, ये कब होगा, ये पहले बताया है मैंने लीनियर अलजेब्रा में कि A लेस देन इक्वल टू B। ये कंडीशन हम तब मानते हैं जब इनमें से कोई भी एक कंडीशन ठीक हो। और वर्ड जैसे एक P स्टेटमेंट है और एक Q स्टेटमेंट है, ठीक है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में हम पढ़ते हैं, और बीच में क्या लिख दिया मैंने, और। ठीक है, और इन स्टेटमेंट्स में अगर एक भी स्टेटमेंट ट्रू है तो ये पूरी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, चाहे P गलत हो, और स्टेटमेंट तो ट्रू मानी जाएगी ना। क्लियर है? एग्जाम्पल इसका मैंने लिख दिया कि 5 और 7, क्या 7 5 से बड़ा है क्या, ठीक है, ये स्टेटमेंट ठीक है क्या। फिर किसी ने ये लिखा हुआ है 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, ये स्टेटमेंट गलत है क्या, गलत है, ये गलत नहीं है स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट ठीक है। 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, 7 इज ग्रेटर देन 5, इसका मतलब ठीक है स्टेटमेंट में। दो स्टेटमेंट है ये, लेकिन दो स्टेटमेंट्स में एक स्टेटमेंट गलत है। क्या 5 7 के इक्वल होता है, नहीं। क्या 5 7 5 से ग्रेटर होता है, तो ये तूने लिखा होगा, देखा होगा कितनी बार तो लिखते हैं हम इसको, 5 लेस देन इक्वल टू 7, कहाँ गड़बड़ है, ठीक तो है, 5 7 से छोटा होता है, लेकिन मैंने ये लिख दिया 5 इज इक्वल टू 7, ये तो गलत है ना। इज दैट क्लियर? तो बीच में और ये आ जाए P एंड Q, इसका मतलब ये स्टेटमेंट तभी ट्रू होगी जब P और Q दोनों स्टेटमेंट ट्रू। तो यहाँ पे मैंने लिखा है A लेस देन इक्वल टू B। अब देखो A लेस देन इक्वल टू B, इसका मतलब A इज इक्वल टू B हो, ठीक है। इफ A इज इक्वल टू B, A इज इक्वल टू B हो गया तो मतलब अभी हमने किया था A इज इक्वल टू B देन A माइनस B 0, या तो ये कंडीशन, इसमें P का जिक्र नहीं करेंगे फिर हम कहीं भी, इसमें कहीं भी P का जिक्र नहीं करेंगे। अगर A लेस देन इक्वल टू B है तो या तो हो सकता है A और B सेम ही लेके चल रहे हो, तो वो कौन सा केस बन जाएगा, ऑर्डर्ड फील्ड वाले में फर्स्ट वाला केस, या फिर क्या हो, और या एंड, और B माइनस A, ये लिख दो, A लेस देन B है, ये नहीं होगा तो दूसरा क्या होगा, या फिर ये बोल दो B माइनस A बिलोंग्स टू B, सेम ही बात है। ये भी हो सकता था तुम्हारे पास A ग्रेटर देन इक्वल टू B,
पहली तो इक्वल हो वो, दूसरा या फिर b माइनस ए माइनस बी बिलोंग्स टू p। ये रिलेशन हम यहां पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी पढ़ा है? 2 नंबर लेते हैं तो 3 ट्रिकोटोमी हम इसको ये बोलते हैं कि 3 ही कंडीशन पॉसिबल होती है, या तो वो दोनों, या फिर वो एक दूसरे से बड़ा हो, या फिर एक दूसरे से छोटा हो। इन 3 केस के अलावा कोई चौथा केस नहीं हो सकता, है ना? पी के अंदर है ना वो प्रॉपर्टी। कि मैंने 2 एलिमेंट लिए इसके अंदर, x, y बिलोंग्स टू p। ठीक है, अच्छा p के अंदर लिए तो एक पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि x इज इक्वल टू y। ये तो ये कंडीशन होगी, ठीक है, या f से ले लो इसको, फील्ड से ले लो, क्योंकि x इज इक्वल टू वाई, देन x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। 0 तो p के अंदर नहीं होता। या फिर दूसरी कंडीशन क्या होती है, बीच में और ना, या फिर कोई भी फील्ड ले लो आप, सी तो ऑर्डर फील्ड होती नहीं, सिर्फ ऑर्डर फील्ड के लिए काम कर रहा है ये। p उस f का p नहीं लिखा मैंने, f लिख दी। काम किस पे चल रहा है देखो यहाँ पे, एफ पी पे चल रहा है, तो सी के लिए तो पी है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, सी ऑर्डर्ड फील्ड नहीं है। ठीक है, लॉ ऑफ एडिशन पढ़ा है तुमने? ऑर्डर्ड फील्ड के लिए क्या होता है लॉ ऑफ एडिशन? कि अगर x लेस देन y है और c कोई नंबर है p से, c कोई नंबर है p से, तो x प्लस c है इज ऑल्सो लेस देन y प्लस c। ठीक है, प्रूफ इसका इन रिलेशन से कर सकते हो बिल्कुल। a लेस देन b बोला इसका मतलब b माइनस ए बिलोंग्स टू p, और a ग्रेटर देन p बोला तो इसका मतलब a माइनस b बिलोंग्स टू p। ठीक है, दैट्स वाई p को हमने नाम दे रखा था क्या, पॉजिटिव सेट। पॉजिटिव नंबर है ना इसके अंदर, तो हमने उसको पॉजिटिव सेट या पॉजिटिव कौन, इसलिए हमने उसका नाम दे रखा था। ऐसे ही मल्टीप्लीकेशन है, समझ रहे हो ना मल्टीप्लीकेशन का? तो देखो लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन कि अगर x ग्रेटर देन लेस देन y है, ठीक है, और c कोई नंबर है, अगर c हुआ पॉजिटिव या c हुआ p से, तो हम यहां से करेंगे दोनों तरफ c से मल्टीप्लाई xc और yc, तो क्या ये मेंटेन रहेगा? बिल्कुल पक्का। c क्या है, और अगर हुआ c लेस देन 0, तो यहां से किया xc और यहां से किया yc, तो क्या सेम रहेगी? अब चेंज हो जाती है, लेस देन है तो क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन। इसको लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं हम। ट्रांजिटिविटी पढ़ा है? ट्रांजिटिविटी, x इज एंड y इज, एंड दिस इंप्लाइज दैट, इसको ट्रांजिटिविटी बोलते हैं। फील्ड के अंदर यूनिटी होती है क्या? पॉजिटिव होती है यूनिटी, 1 होती है। और पॉजिटिव नंबर किसके, किसी ऑर्डर्ड फील्ड, कोई फील्ड अगर ऑर्डर्ड फील्ड है तो फिर 1 p के अंदर आना चाहिए, p से बाहर होना चाहिए। तो रिजल्ट है कि 1 बिलोंग्स टू p फॉर ऑर्डर्ड फील्ड। रीजन क्या है इसका? 1 पॉजिटिव है। क्या हुआ ना था, परेशान क्यों हो रहे हो?
ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्या पढ़ाया जा रहा है, लेकिन कॉम्प्लेक्स में बहुत यूज है इनका, ठीक है, बहुत यूज है इनका। तो ये बेसिक्स हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के, वरना मैं कॉम्प्लेक्स को मॉडुलस और ये आर्गुमेंट ऐसे और ऐसे भी स्टार्ट कर सकता हूँ, ठीक है। ये बेसिक डेफिनेशंस आपको पता होना, कोई नया नहीं है, ये सभी को पता ही है, ये होता है ऐसे। लेकिन ये चीज़ें रियल में होती है, कॉम्प्लेक्स में नहीं होती, कॉम्प्लेक्स में होती है, रियल में नहीं होती, वो चीज़ें पढ़ाई जा रही है, ठीक है। कोई फाइनाइट फील्ड है, वो ऑर्डर्ड फील्ड हो सकती है क्या? फील्ड क्या है? फाइनाइट, पढ़ी हुई है ना, फाइनाइट फील्ड। स्टेटमेंट सही है या गलत है? फॉर एग्जाम्पल Z5 और जैसे कि ऑर्डर्ड फील्ड Z5 लिया आपने, है ना, इसके अंदर क्या ले लिया आपने? 1 P ले लिया, 0 को छोड़ दिया होगा आपने, P के अंदर सारे एलिमेंट ले लिए होंगे, 1 ले लिया और क्या ले लिया? 4 ले लिया, इसका सम तो क्या आ गया? 0। ये तो फिर P के अंदर नहीं आना चाहिए, है ना। तो एक तो ये तरीका है कि जो P है, सॉरी ZP है, ZP लगा लो, फिर आप ये सभी के लिए होगा, वो क्या नहीं बनाएगी? एक ऑर्डर्ड फील्ड नहीं बनाएगी। लेकिन ये सिर्फ ZP लेने से नहीं है, सभी के लिए हो जाएगा। देखो फाइनाइट फील्ड बोल रहे हो ना, उसके अंदर यूनिटी होगी, यूनिटी 1 ले, क्या 1 P के अंदर होती है ऑलवेज? तो 1 P के अंदर होती है, तो 1 लिया मैंने, ओके, 0 से बड़ा है ना 1, ये ले लिया। और अभी हमने रिजल्ट पढ़ा था Z5 स्टार, UN बोल रहे हो जिसको, रिड्यूस तो इससे देखो, इससे सारे कैंसिल हो जाएंगे, रिजल्ट 0 है ना, 0 लेस देन P, ठीक है। Z5 स्टार, तो 5 बिहेव लाइक 0 अनंता आपके केस में, Z5 स्टार 5 बिहेव लाइक 0। देखो 0 ग्रेटर देन 1, तो आपने एक पॉजिटिव नंबर दोनों तरफ ऐड करूंगा मैं, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, तो मैंने इस तरफ ऐड कर दिया 0 + 1 लेस देन 1 + 1, है ना। फिर नेक्स्ट करूंगा मैं 0 + 1 + 1 लेस देन 1 + 1 + 1, कोई दिक्कत। नेक्स्ट फिर मैं ऐड करूंगा 0 + 1 + 1 + 1 लेस देन 1 + 1 + 1 + 1। देखो यहाँ पे इंक्रीज होता चला जा रहा है, मतलब Z5 की तरफ तुम करोगे तो तुम पता क्या लेके आ जाओगे, यहाँ से तो एक ऐसा नंबर होगा, मान लो Z5 पे काम चल रहे हैं, वो लेस देन क्या आ जाएगा? 0, वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा ना, 4 लेस देन 0, वो तो गलत हो जाएगा। लेकिन लॉ ऑफ एडिशन क्या बोलता है कि आप इसको ऐसे करोगे तो ये मेंटेन रहेगी। इज दैट क्लियर? तो आप Z5 स्टार, Z5, ZP कुछ भी ले लीजिए, इसके अंदर जो एक प्रॉपर्टी है क्या हो जाए, इस प्रॉपर्टी से कोई भी फाइनाइट फील्ड है वो कभी भी ऑर्डर्ड फील्ड नहीं बनेगी, ठीक है। ऑर्डर तो ऐसा सेम रहना चाहिए था ना, और फिर आप एक स्टेज पे जाके बोल रहे हो कि वो बिहेव लाइक 0, इसका मतलब आपकी फील्ड फिर ऑर्डर फील्ड नहीं है, इसका मतलब उसके लिए भी P एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये रिजल्ट बनता है कि फाइनाइट फील्ड नेवर बी ए ऑर्डर्ड फील्ड बाय दिस सिंपल 1 बिलोंग्स टू P, 1 इज ग्रेटर देन 0, और यहां से करेंगे हम दोनों तरफ 1 ऐड करते चले जाएंगे, तो फाइनाइट फील्ड है वो कभी भी 0 के 1 के इक्वल। देखो दूसरा तरीका, दूसरा रीजन ये देखो, ऐसे करते चले जा रहे हैं, इसका मतलब तो फिर ये हर जगह होगी। दूसरा तरीका ये भी है इसका, देखो 1 उसके अंदर है, फिर 1 + 1 भी उसके अंदर होना चाहिए, फिर 1 + 2 भी उसके अंदर होना चाहिए, फिर 1 + 3 भी, ऐसा करते चले जाएंगे तो उसके अंदर कितने एलिमेंट हो जाएंगे। लेकिन वो क्या लेके चल रहा है पहले? फाइनाइट, है ना। जब हम अंडर क्लोजर प्रॉपर्टीज अगर सेटिस्फाई कर रहे हैं एडिशन वाली, तो उसके अंदर तो हम कितने एलिमेंट बन जाएंगे फिर? इनफाइनाइट, और 1 आप उसके अंदर लेके चल रहे हो, बिकॉज फील्ड बोल रहे हो तो यूनिटी है उसके अंदर, ठीक है। तो फील्ड को क्या होना पड़ेगा? इनफाइनाइट होना पड़ेगा। अगर आप उसको
ऑर्डर्ड फील्ड बना रही हो, तो फाइनाइट फील्ड कभी ऑर्डर्ड फील्ड नहीं होती है, ठीक है। हम ऐसे में भी पढ़ते हो कि अब Z5 Zn स्टार ZP स्टार वो कभी भी ऑर्डर्ड फील्ड नहीं होती है, ठीक है। ये रिजल्ट होता है। एनी डाउट कर लोगे? तो ये ऑर्डर्ड फील्ड, ये लेक्चर इसलिए था क्योंकि जो C है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, उनमें बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी है जो रियल के अंदर तो है लेकिन कॉम्प्लेक्स के अंदर नहीं होती है, जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा है इसमें 2-3 प्रॉपर्टी, ठीक है। तो दैट्स वाई कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे बड़ा सेट है, ओके। ऑर्डर्ड नहीं हो सकते, एलिमेंट कंपेयर नहीं कर सकते, ज्योमेट्रिकली कर सकते हैं हम उनको लोकेट, लेकिन ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते। कुछ ला भी है, ठीक है, जो रियल में तो है लेकिन यहाँ पे जरूरी नहीं है, ओके। अब हम पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स का अलजेब्रा, ओके। करें स्टार्ट। रियल का तो अलजेब्रा पढ़ा ही है हमने, या पता ही है, लोअर क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर।